हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे पास सेकंड क्लास है वाइटल साइन की। वाइटल साइन में हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं। टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन। ठीक है। और फिफ्थ वाइटल साइन है पेन। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अगर सिचुएशन इमरजेंसी की है तो फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। और आईसीयू में अगर फिफ्थ वाइटल साइन की बात करें तो ऑक्सीजन सेचुरेशन फिफ्थ वाइटल साइन। फिर हमने पढ़ा था सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? जो हमारी बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो कि हाइपोथैलेमस में है, वो क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर को। कम होने या ज्यादा होने पे वो फिजियोलॉजिकली मेंटेन करता है। ठीक है। उसमें दो लोब हैं, एक एंटीरियर लोब जो क्या करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो डिक्रीज करने का काम करता है, और एक होता है पोस्टीरियर लोब जो टेम्परेचर को ज्यादा करता है अगर टेम्परेचर कम है। और दोनों मिला के एक पॉइंट बनाता है, उसको हम बोलते हैं सेट पॉइंट। उस सेट पॉइंट पे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो नॉर्मल व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी कि थर्मामीटर से हम टेम्परेचर कैसे लेते हैं, कहाँ कहाँ से लेते हैं। तो उसकी साइड थी रेक्टम। रेक्टम में हम मिनिमम टाइम में रखते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए रखते हैं। एडल्ट में 1.5 इंच और चिल्ड्रन में 0.5 इंच। यानी 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है 1 इंच में। तो उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। उसके बाद रेक्टल जो थर्मामीटर है वो हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए लगाते हैं। रेक्टल थर्मामीटर को मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर साइट्स भी बोला जाता है क्योंकि ये कोर टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर दो टाइप के होते हैं, स्किन टेम्परेचर जो अलग अलग बॉडी के अलग अलग अंग में अलग अलग होगा, लेकिन जो कोर टेम्परेचर होता है इसका मतलब वो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है। तो रेक्टम में ब्लड सप्लाई ज्यादा होने की वजह से हमें वहां पे जो टेम्परेचर मिलता है वो कोर टेम्परेचर। जो रेक्टल का टेम्परेचर आता है वो नॉर्मल टेम्परेचर जब हम बॉडी का मानते हैं उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा आता है। ठीक है। उसी के बाद हम बात करते हैं माउथ की। तो माउथ में 2 से 3 मिनट के लिए लगाते हैं सबलिंगुअली। ठीक है। और उसका जो टेम्परेचर आता है वो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। किसी किसी जगह पे दे रखा है कि मोस्ट कॉमनली हम ओरल टेम्परेचर लेते हैं, और कहीं पे दे रखा है एक्सिला। मैंने आपको बताया था एक्सिलरी टेम्परेचर मोस्ट कॉमनली यूज लिया जाता है। तो क्लिनिकली प्रैक्टिस में तो एक्सिला से ही टेम्परेचर ज्यादा लेना प्रेफर करते हैं, आप भी हॉस्पिटल्स में देखते हैं। बट एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एग्जाम में कौन सा टेम्परेचर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एक्सिला मोस्ट एक्यूरेट है इस चीज के लिए। लेस एक्यूरेट होता है एक्सिला, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट एक्यूरेट है। मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर हॉस्पिटल सेटिंग में किस साइड से लिया जाता है, तो एक्सिलरी टेम्परेचर। एक्सिला का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। ठीक है। जब भी हम टेम्परेचर लेते हैं तो हमें ध्यान देना है कि वो, अगर किसी पेशेंट, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल पेशेंट है तो कम से कम 20 मिनट बाद अगर उसने हॉट ड्रिंक ली है, कोल्ड ड्रिंक ली है, तो उसमें नहीं देना होता। डायरिया की कंडीशन है या रेक्टल सर्जरी हुई है तो उसमें रेक्टल थर्मामीटर यूज नहीं लेते। बच्चा अगर है 1 से 6 साल का है या उसके सीजर की सिचुएशन है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उसमें हम माउथ से ओरल टेम्परेचर नहीं लेते। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फीवर। तो फीवर का दूसरा नाम होता है पायरेक्सिया। फीवर को हम पायरेक्सिया भी बोलते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए तो उसको हम पायरेक्सिया बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं कहीं से, मतलब कुछ जगह हॉस्पिटल सेटिंग्स में टेम्परेचर को 100 से ऊपर माना जाता है, फीवर है। अगर टेम्परेचर है तो पूरी बॉडी सिस्टम अफेक्ट होगी। जितने भी वाइटल साइन है, अगर कुछ भी डिस्टर्ब होता है पूरे वाइटल साइंस में तो पूरी बॉडी पे अफेक्ट करता है, इसीलिए उनको वाइटल साइंस बोलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीवर इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ साइन। साइन
एन मतलब ये बाई नर्स, एन से नर्स हो गया, है ना, नर्सिंग ऑफिसर। तो नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। ये पेशेंट नहीं बता पाता कि उसके ये बता सकता है कि फीवर है, बट कितना फीवर है ये आपको थर्मामीटर से पता लगेगा, और उसको करते हैं हम नर्सिंग ऑफिसर। तो फीवर इज नॉट अ डिजीज, ये क्या एक साइन है, जो साइन मतलब ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। फीवर क्यों होता है कि जब भी हमारी बॉडी में इंफेक्शन हुआ, तो उस इंफेक्शन को खत्म करने के लिए, बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए फीवर होता है। ताकि, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे हार्मोन्स या जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाता है, साथ में वो डिस्ट्रक्ट करता है बैक्टीरिया को, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया या तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या उतनी ग्रोथ नहीं कर सकते जितने वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस की। स्टेज क्या होती है फीवर में? 3 स्टेज होती है। सबसे पहले ऑनसेट, उसके बाद फेस्टिगम, और उसके बाद डिक्लाइन। ये ऑनसेट है, ये फेस्टिगम है, और ये है डिक्लाइन, ठीक है। 3 ऑनसेट जो स्टेज है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ता है और एक अपने टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। फेस्टिगम में क्या होता है, वो टेम्परेचर एक जो दूसरा सेट पॉइंट बन जाता है अब नॉर्मल, उस सेट पॉइंट पे कुछ टाइम के लिए रहता है, कितना भी टाइम रह सकता है वो अलग अलग कंडीशन में हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। और उसके बाद एक टाइम बाद टेम्परेचर कम होता है, उसको हम बोलते हैं डिक्लाइन। डिक्लाइन, ये जो दोनों ग्राफ हैं ये लगभग सेम रहते हैं, डिक्लाइन अलग अलग तरह से हो सकता है। हो सकता है एकदम से टेम्परेचर टूट जाए या धीरे धीरे जिग जैग मैनर में टूटे। तो ऑनसेट क्या है कि जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, और फेस्टिगम क्या है, व्हेन बॉडी टेम्परेचर रीच इट मैक्सिमम एंड रिमेन कॉन्स्टेंटली एट हाई लेवल। ये फेस्टिगम है, यहाँ पे पहुंच के ये एक हाई लेवल पे मेंटेन रहता है, उसको हम फेस्टिगम बोलते हैं। नेक्स्ट, डिफरवेसेंस और डिक्लाइन। डिक्लाइन का दूसरा नाम डिफरवेसेंस भी है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन बॉडी टेम्परेचर रिटर्निंग टू नॉर्मल, उसको बोलते हैं हम डिक्लाइन या डिफरवेसेंस। अब डिक्लाइन 2 टाइप से हो सकता है, एक क्राइसिस और एक लाइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है अचानक से बॉडी टेम्परेचर कुछ ही टाइम में, कुछ ही घंटों में बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्राइसिस। और दूसरा होता है लाइसिस। लाइसिस मतलब पहले उसका 100 था, फिर 99.6 हुआ, फिर 99.4 हुआ, फिर 99.2 हुआ, इस तरह से जिग जैग मैनर में टेम्परेचर अपने नॉर्मल लिमिट में आता है, उसको हम बोलते हैं लाइसिस। अब क्राइसिस भी 2 टाइप के हैं, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। नाम से आपको पता लग रहा है, ट्रू क्राइसिस में क्या होगा कि जब बॉडी टेम्परेचर कम होगा, नॉर्मल होगा, तब उसकी बॉडी की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव होगी, यानी रेस्पिरेशन और पल्स रेट वो भी नॉर्मल होगी, ठीक है। लेकिन फॉल्स क्राइसिस में क्या होगा, टेम्परेचर तो कम हो जाएगा लेकिन उसकी बॉडी कंडीशन वैसी नहीं होगी, उसको तब भी ऐसा लगेगा कि उसके फीवर की सी कंडीशन है, और जो आपकी बॉडी है वो भी ये बताएगी। देखो डिक्लाइन हुआ, ये है ट्रू क्राइसिस, और मतलब ये है क्राइसिस, और ये है आपका लाइसिस। इस तरह से टेम्परेचर टूटा। अब ये ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी की कंडीशन अगर इंप्रूव हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ट्रू, मतलब वास्तव में, और फॉल्स मतलब बस लग रहा है। स्टेजेज 3 स्टेज है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। किसी किसी में सिर्फ 2 स्टेज होती है, कोल्ड स्टेज नहीं होती, है ना। लेकिन जैसे अगर हम मलेरिया की बात करें तो ठंड लग के बुखार आता है, तो सबसे पहले कोल्ड स्टेज होती है। तो कोल्ड स्टेज में क्या करना है कि पेशेंट को हॉट ड्रिंक देनी है ना, उसको वार्म ब्लैंकेट देना है, क्योंकि जब ठंड लग रही है तो हमें क्या करना है, उसको हॉट एनवायरनमेंट देना है ताकि उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। हॉट स्टेज में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा और बहुत ज्यादा हो गया, तब हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, कोल्ड स्पंजिंग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, उसको कोल्ड ड्रिंक या उसको बात करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम उसके टेम्परेचर को कम करें।
देखो क्या होता है, फीवर की कंडीशन में हम पढ़ते हैं कि हमें कोल्ड स्पंजिंग करनी है, लेकिन वो कोल्ड स्पंजिंग कब करनी है? अगर पेशेंट को पहले ही ठंड लग रही है तब कोल्ड स्पंजिंग नहीं करनी, चाहे उसका फीवर ज्यादा है। हॉट स्टेज में हम कोल्ड स्पंजिंग करें। नेक्स्ट, स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज मतलब उसके स्वेट हो गया, पसीना ही पसीना आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको जो स्वेट है उसको वाइप ऑफ करेंगे, उसको साफ करेंगे, वहां से क्लीन करेंगे। अगर ज्यादा है, पेशेंट को लग रहा है, तो उसको हम प्रॉपर क्लीन करेंगे, बात भी करवा सकते। ये थी आपके स्टेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग कि कितना डिग्री पे, मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम उनको क्या टर्म देते हैं फीवर को। देखो, मैंने आपको बताया 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो टेम्परेचर है उसको हम नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा अगर बढ़ेगा, कितना, 99 से अगर 100 तक है, तो वो टेम्परेचर कहलाता है माइल्ड फीवर। अगर 99 से 100 तक क्रॉस किया है तो उसको हम माइल्ड फीवर कहेंगे। पल्मोनरी टीबी में हमें देखने को मिलता है। देखो, ये जो एग्जाम्पल है ये स्पेसिफिक नहीं हो सकते, क्योंकि पल्मोनरी टीबी में टेम्परेचर 103 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, बट एक ज्यादातर जो हमें कंडीशन देखने को मिलती है उसके अकॉर्डिंग हमने इनमें एग्जाम्पल दी है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉडरेट फीवर की, यानी जब टेम्परेचर 100 से 103 या 100 पॉइंट से 103 तक होता है तो हम उसको मॉडरेट फीवर बोलते हैं, और ये हमें मेनिंजाइटिस की कंडीशन में नॉर्मली देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाई पायरेक्सिया या हाई फीवर। तो 103 से ज्यादा है, लेकिन अगर 105 से कम है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाई पायरेक्सिया, हाई फीवर की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपके टीबी, सेप्सिस, इन कंडीशनों में ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर हाइपर पायरेक्सिया की बात करें तो जब टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है तब हम उसको हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। सेप्सिस की कंडीशन में मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है। माइल्ड फीवर 99 से 100 से ज्यादा है लेकिन 103 से कम है तो उसको मॉडरेट बोलेंगे। 103 से 105 के फीवर को हम हाई पायरेक्सिया बोलेंगे या हाई फीवर बोलेंगे, और अगर 105 से भी ज्यादा है तो हाइपर पायरेक्सिया उस फीवर को बोलेंगे। नेक्स्ट, और फीवर के टाइप है कि कितने टाइम तक रहता है, ठीक है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उस अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फीवर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट रहता है, जैसा फीवर है लगभग वैसा ही रहता है, ना कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा, और अगर डिफरेंस भी आता है तो वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आता है, तो उस फीवर को हम बोलते हैं कांस्टेंट फीवर, जो लगभग हमेशा एक जैसा ही है, ये कांस्टेंट फीवर कहलाता है। ये हमें देखने को मिलता है स्कारलेट फीवर, टाइफस या न्यूमोनिया में। स्कारलेट फीवर किसकी वजह से होता है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, इसमें हमें देखने को मिलता है। इसमें से एक और क्वेश्चन बहुत सी बार बनता है कि स्ट्रॉबेरी टंग किस फीवर में होती है? तो स्कारलेट फीवर में जो टंग हो जाती है वो कैसी हो जाती है? स्ट्रॉबेरी कलर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और साथ में दाने दाने से हो जाते हैं चेस्ट पेन पे। टाइफस फीवर या निमोनिया में जो फीवर आता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? कांस्टेंट फीवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर का मतलब जस्ट इसका अपोजिट है, बॉडी टेम्परेचर का वेरिएशन जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो, एक दिन की बात कर रहे हैं, तो उस फीवर को हम बोलते हैं रेमिटेंट फीवर। न्यूट्रोपीनिया मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का टूट जाना, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फीवर, या इसको क्वाटिडियन भी बोलते हैं। जब बॉडी टेम्परेचर राइज होता है नॉर्मल और सब नॉर्मल से हाई पे, और रेगुलर इंटरवल में वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है। मतलब एक टेम्परेचर बढ़ा पेशेंट का, फिर वापस से नॉर्मल हुआ, फिर वापस से बढ़ा, फिर वापस से नॉर्मल हुआ, ये टेम्परेचर रेगुलर इंटरवल पे हमें देखने को मिलता है। इसको हम इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। मतलब
फीवर है लेकिन आ रहा है और जा रहा है, फिर आ जाता है फिर चल जाता है, उसको हम इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। न ये कांस्टेंट है न ये रेमिटेंट है, ठीक है। जैसा मलेरिया में होता है, सुबह फीवर था, दिन में नहीं है, शाम को वापस आ गया, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स फीवर की। इनवर्स फीवर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपको, उल्टा। नॉर्मली क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इवनिंग में ज्यादा होता है और मॉर्निंग में कम होता है ना, नाइट में भी कम होता है। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो इवनिंग में होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इनवर्स फीवर में ये अपोजिट है, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग में होगा और लोवेस्ट इन इवनिंग में होगा। सेप्सिस की कंडीशन में इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टेम्परेचर इज वेरी हाई। 99, 105, 99.3, 106, इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा नहीं हो रहा कि कांस्टेंट फीवर, जैसा ये भी एक रेमिटेंट फीवर का टाइप हो गया क्योंकि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर फीवर है वो दूसरे टाइप में नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन उसको अलग अलग डिफाइन करने के लिए हमने अलग अलग बहुत सारी टर्म दी। जैसे हेक्टिक फीवर को आप रेमिटेंट फीवर में अपने आप काउंट करोगे क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, बट उसमें एक कंडीशन है कि वो 24 आवर में, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं। नेक्स्ट रिलैप्सिंग फीवर, इसको हम हिंदी में पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। पुनरावृत्ति, बार बार आ रहा है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है 1 या 2 दिन के लिए और फिर वापस से फीवर आ जाता है, ऐसा लगता है फीवर चला गया क्योंकि पेशेंट के 1-2 दिन तक बुखार नहीं आया तो उसको लगा कि अब तो फीवर है ही नहीं, लेकिन फिर फीवर आ जाता है। फिर उसको लगता है कि नहीं यार मैं तो नॉर्मल हो गया, टेम्परेचर बिल्कुल सही हो गया, लग भी सही सा रहा है, लेकिन वापस से जो फीवर आता है तो उसको हम रिलैप्सिंग फीवर बोलते हैं। अब जब जब हमारी बॉडी में फीवर आता है तो सभी जो सिस्टम है वो अफेक्ट होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन में 4 रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। मतलब अगर 98.6 डिग्री टेम्परेचर है किसी पेशेंट का तो उसका जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो 12 से 20 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वो 20 की जगह 24 हो जाएगा, या अगर उसका 16 रेस्पिरेशन हो रहा था एट द टाइम तो वो 20 हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो 13% इंक्रीज हो जाती है जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। ये बहुत से बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, यानी पल्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है तो पल्स कितनी बढ़ जाती है, 10 बीट पर मिनट या 10 पल्स पर मिनट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ जाती है। नर्वस सिस्टम की बात करें, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो सीजर, कंफ्यूजन या डिसोरिएंटेशन की कंडीशन बढ़ जाती है क्योंकि क्या होता है टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी को रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई ऑक्सीजन की। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 13% ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो पाएगी क्योंकि ब्रेन को क्या चाहिए, प्योर ग्लूकोज और प्योर ऑक्सीजन, तो वो उतना उसको सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से हमें ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मस्कुलोस्केलेटल में क्या देखने को मिलता है, लिथार्जी, है ना, थकान थकान सी लगती है, मेलेज की कंडीशन आती है, ये चीज आपको फीवर की कंडीशन में देखने को मिलती है। तो ये था आपका टेम्परेचर, फर्स्ट वाइटल साइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स। पल्स क्या है, जो हम फील करते हैं कहां पे, आर्टरी पे। क्या होता है यहाँ आर्टरी में, एक एक्सपेंशन होता है और एक रिकॉइल होती है, मतलब वापस से आर्टरी अपनी जगह पे चल जाती है। तो rhythmic alteration of expansion and recoil of an artery is called as a pulse. Pulse is rhythmic expansion and recoil of an artery. अब जब हम पल्स की बात कर रहे हैं तो हमें नॉर्मल पल्स रेट पता होनी चाहिए। नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है एक एडल्ट की, 60 to 100 बीट पर मिनट, ठीक है। अब पल्स की क्या क्या साइट है, जो टेम्पोरल आर्टरी से ली जाती है टेम्पोरल पल्स, ठीक है।
जो कैरोटिड आर्टरी से ली जाती है वो कैरोटिड पल्स, जो ब्रेकियल आर्टरी से ली जाती है वो ब्रेकियल पल्स, है ना, एंटीक्यूबाइटल फोसा से लेते हैं। जो रेडियल आर्टरी से ली जाती है वो रेडियल पल्स, जो अल्नर आर्टरी से ली जाती है वो अल्नर पल्स। जो आपका नी है उसके पीछे जो हमें पल्स फील होती है उसको पोप्लाइटल आर्टरी बोलते हैं, और जो पैर में एंटीरियर साइड में पल्स फील होती है वो पेडल आर्टरी से लेते हैं, तो उसको पीडल पल्स बोलते हैं। हार्ट से जो पल्स ली जाती है उसको एपाइकल पल्स बोलते हैं, इसको हम मोस्ट एक्यूरेट पल्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट जहां से पल्स बन रही है वहीं से ले रहे हैं। फीमोरल आर्टरी से जो पल्स ली जाती है ग्रोइन एरिया में उसको हम फीमोरल पल्स बोलते हैं, और टीबिया जो टीबियल बोन है उसके पीछे से जो पल्स फील होती है हम उसे पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी पल्स बोलते हैं। अब पल्स हमें फील कहाँ पे होती है? जहां पे आर्टरी बोन को क्रॉस करती है, एक प्रोमिनेंसी बनाती है, एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा कि जो हमारा ये जितनी भी आर्टरीज हैं इनको हम एक तरह से मान लें कि एक पाइपलाइन है या एक पाइप है, ठीक है, तो पाइप को जब हम दबाएंगे दूसरी जगह पे तो क्या होता है साथ में टिश्यू भी नीचे के प्रेस हो जाते हैं, तो वो वहां पे पल्स हमें फील नहीं होगा। तो पल्स कहाँ फील होगी? जहां आर्टरी के नीचे क्या है, हार्ड ऑब्जेक्ट, तो जब हम उसको फील प्रेस करेंगे तो नीचे से प्रेस नहीं हो पाएगी आर्टरी, तो हमें वो पल्स वहां फील होती है, इसलिए यहां से ही पल्स ली जाती है। नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं एपाइकल पल्स की। एपाइकल पल्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमें फील होती है, 3 इंच लेफ्ट टू स्टर्नम और जस्ट बिलो निप्पल इन मिड क्लेविकुलर लाइन। यहां पे हमें जो पल्स फील होती है उसको हम एपाइकल पल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग स्केल। इसका क्वेश्चन आता है आपके, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि कहीं कहीं पे ग्रेड 3 को नॉर्मल पल्स बताया है किसी बुक में, लेकिन मोस्ट जो मैंने बहुत जगह देखा तो जो ज्यादा आपके मोस्ट करेक्ट है वो इस अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड 0। ग्रेड 0 का मतलब है कि पेशेंट की पल्स एब्सेंट है या हमें पल्स फील नहीं हो रही, तो वो कंडीशन कहलाती है ग्रेड 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेड 1, मतलब बहुत वीक थ्रेडी जो पल्स होती है, ऐसा लगता है जैसे धागा सा है, बिल्कुल पल्स में जो उछाल है वो बहुत कम होता है, उसको हम ग्रेड फर्स्ट देते हैं। डिफिकल्ट होता है, ऐसा लगता है बड़ी मुश्किल से पता लगा, हाँ यार पल्स फील तो हो रही है बट बहुत वीक है, तो वीक और थ्रेडी पल्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट पल्स की ग्रेडिंग है वो है ग्रेड 2 नॉर्मल, जो नॉर्मल पल्स होती है, इजीली पाल्पेबल पल्स होती है। ग्रेड 3 मींस जब पल्स नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाए, इजीली पाल्पेटेबल है लेकिन स्ट्रोंगर है नॉर्मल पल्स, उसको हम ग्रेड 3 में रखते हैं। और जो सबसे ज्यादा ग्रेड है वो है ग्रेड 4, यानी जो पल्स है वो है बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स में जो पल्स का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है, वो अलग टच करने से ही हमें ऐसा लगता है कि जैसा कुछ बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है बहुत तेजी से, तो वेरी स्ट्रोंग होती है, इजीली पाल्पेटेबल होती है, और ये इंडिकेट करती है कि कुछ ना कुछ डिजीज कंडीशन, जैसे हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में आपको बाउंडिंग पल्स देखने को मिलती है, ठीक है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, हार्ट भी अच्छे से पंप कर रहा है, और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें एक्सक्रिएट करना है किडनी के थ्रू, तो वहां जो पल्स होती है वो आपकी बाउंडिंग पल्स होती है। पल्स रेट क्या होती है? नॉर्मल एडल्ट की 60 to 100 होती है, और वो फुल 1 मिनट तक जब हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि पल्स कितनी, जैसे 30 सेकंड आपने चेक की तो उसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 1 मिनट की पल्स रेट आ जाएगी, ठीक है। 60 to 100 नॉर्मल पल्स रेट है। तो टेकीकार्डिया क्या होगा? जब टेकीकार्डिया पल्स मोर देन 100, और ब्रेडिकार्डिया जब पल्स रेट मोर देन लेस देन 60, ठीक है। पल्स रेट, पल्स बीट, एक्सरसाइज, एंजाइटी या हॉट एप्लीकेशन, इनसे क्या होता है? पल्स रेट बढ़ती है।
जब भी पेशेंट के एंजाइटी की कंडीशन होगी या उसको हमने हॉट कुछ भी कंप्रेस दिया या हॉट एप्लीकेशन यूज की तो पल्स रेट बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या तो इस वजह से पल्स बढ़ रही है, या एंजाइटी की कंडीशन में उसके सीएनएस स्टिमुलेंट हुआ तो उसकी वजह से पल्स बढ़ जाती है। इसी तरह से कोल्ड एप्लीकेशन इसका जस्ट अपोजिट करती है, वो क्या करती है, पल्स को डिक्रीज। नेक्स्ट, पल्स में क्या हुआ, रेट हुई। पल्स में क्या होगा, रिदम होगी। पल्स में क्या था, वॉल्यूम था। रिदम की बात करते हैं। रिदम का मतलब किस इंटरवेल पे आपको वो पल्स फील हो रही। इंटरवेल बिटवीन टू पल्स, उसको हम बोलते हैं रिदम। अब जो सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पल्स में, वो है पल्स डेफिशिएट, या इसका दूसरा नाम है इंटरमिटेंट पल्स। मतलब जब हम पल्स लेते हैं, जैसे रेडियल पल्स लेते हैं, तो हमें क्या होता है, बीच बीच में पल्स या तो बहुत कम सुनाई देती है या पल्स फील ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन एपाइकल पल्स फुली हमें सुनाई देती। तो जो पल्स डेफिशिएट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने रेडियल आर्टरी से पल्स ली तो आपको पल्स प्रॉपर पता नहीं चल पा रही, क्योंकि या तो वहां पल्स फील कम हो रही है या बीच बीच में वो गायब हो रही, तो वहां से रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में हम एपाइकल पल्स ही लेते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो पल्स डेफिशिएट है क्या, डिफरेंस बिटवीन एपाइकल पल्स एंड रेडियल पल्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पल्स डेफिशिएट क्या है, एपाइकल पल्स और रेडियल पल्स का जो डिफरेंस है उसको हम पल्स डेफिशिएट बोलते हैं, ठीक। एपाइकल पल्स शुड बी काउंटेड फॉर 1 full minute बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्डियक मेडिकेशन। आपने पढ़ा है कि डाइजोक्सिन का बार बार क्वेश्चन आता है या बीटा ब्लॉकर की कंडीशन है, तो उसमें हमें एक्यूरेट पल्स का पता होना जरूरी है। अगर पल्स कम है तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग नहीं देते। तो इसलिए एपाइकल पल्स को पूरे 1 मिनट तक ढंग से ऑब्जर्व किया जाता है। या अगर चिल्ड्रंस हैं, उनके 2 साल से कम का बच्चा है, तो उसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ एपाइकल पल्स यूज करते हैं, क्योंकि वहां रेडियल पल्स हो सकता है कि पल्स डेफिशिएट होने के चांसेस ज्यादा होता है। नेक्स्ट टर्म है डाइकोटिक पल्स। डाइकोटिक पल्स मतलब 2 पल्स सेंसेशन फेल्ट ऑन ईच हार्ट बीट। एक हार्ट बीट है लेकिन आपको 2 बार सुनाई दे रही। जैसे प्रेगनेंसी में यूट्राइन आर्टरी में हमें 2 बार पल्स फील होती है, ठीक है, बेबी की वजह से। तो इस वजह से इस पल्स का नाम है डाइकोटिक, 2 बार फील होने वाली पल्स। अरिथमिया, अरिथमिया मतलब रिदम का आगे लग गया। इरेगुलर रेट एंड रिदम ऑफ पल्स, जैसे आपको एमआई की कंडीशन में नॉर्मली देखने को मिलता। बहुत कंडीशंस हो सकती है, बट एक एग्जांपल है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ये देखने को मिलता है। अब अरिथमिया में हम बात करते हैं तो एक बात की हमने एट्रियल फ्लटर और एक होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। तो जब पल्स रेट 140 से ज्यादा है बट रेगुलर इंटरवल पे, नॉर्मली जब पल्स में मतलब अरिथमिया हुआ तो हमें इरेगुलरिटी ज्यादा देखने को मिलती है, फिब्रिलेशन ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी में बिल्कुल, जैसे आपको डायग्राम में भी दे सकते हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन है कि पल्स रेट तो ज्यादा बढ़ी हुई है लेकिन वो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे है, तो उसको बोलेंगे एट्रियल फ्लटर। और एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये है कि इरेगुलर, आपके जो रिदम है वो इरेगुलर है, तो उस कंडीशन को हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। इसी तरह से वेंट्रिकल में भी, अगर वेंट्रिकल की वजह से अगर जो फ्लटर की कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, रेगुलरिटी होगी, लेकिन ज्यादातर हमें फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। तो जब पल्स रेट ज्यादातर कंडीशन में 300 बीट पर मिनट देखने को मिलती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, और जो रिदम होती है वो इरेगुलर होती है, तो इस कंडीशन में आपके अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या करते हैं हम, डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन। डिफिब्रिलेटर किस तरह से यूज करते हैं वो आपको बाद में बताएंगे, बट इसमें 3 चीज होती है, 200 जूल, 300 जूल और 360 जूल। इस तरह से 3 बार में हम 3 चरण में डिफिब्रिलेटर को यूज करते हैं। और या अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन में है तो हम उसको पेशेंट को सीपीआर भी दे सकते हैं, चेस्ट पल्मोनरी रिससिटेशन का।
वेंट्रिकुलर फ्लटर क्या होता है? रेगुलर पल्स रेट ओवर 250 या 350, 250 से 350 बीट पर मिनट, ये होता है वेंट्रिकुलर फ्लटर। नेक्स्ट टर्म है आपकी साइनस अरिथमिया। साइनस मतलब पल्स रेट रैपिड हो जाती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, और स्लो होती है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब पेशेंट सांस लेता है तो उसकी पल्स ज्यादा होती और एक्सपायरेशन में पल्स कम फील होती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनस अरिथमिया। अरिथमिया है लेकिन वो साइनस है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है, यानी इंस्पायरेशन में तो पल्स रेट बढ़ रही है, पल्स रेट इंस्पायरेशन में बढ़ रही है, जैसे ही ऑक्सीजन आई तो एकदम से हार्ट, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की नीड मिल गई तो उसने अपने हार्ट को भी ज्यादा पंप कराया, तो कंडीशन कहलाती है साइनस अरिथमिया। अब वॉल्यूम की हमने पहले ग्रेडिंग में बात की कि ग्रेडिंग क्या थी वॉल्यूम की, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो उसमें 0 मीन्स एब्सेंट, 1 मतलब वीक और थ्रेडी पल्स, 2 मतलब नॉर्मल पल्स, 3 मतलब नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा, फुल पल्स बोल सकते हो आप इसको, है ना, एक्स्ट्रा पल्स, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ पल्स, और 4 मतलब फुल्ली, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, उसको हम बोलते हैं बाउंडिंग पल्स, ठीक है, बाउंडिंग पल्स। तो वॉल्यूम क्या डिसाइड करता है? फुलनेस ऑफ आर्टरी। जितनी ज्यादा फुलनेस होगी आर्टरी में उतना ही वो फोर्स करेगा ईच बीट पे, मतलब उतना ही फोर्स हमें फील होगा। फोर्स दोनों साइड होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा मींस जहां पे ब्लड सप्लाई जा रही है, और वर्टिकल भी होगा मींस जो ल्यूमन है आर्टरी की, ये आर्टरी है और ये आर्टरी के यहाँ से ब्लड बह रहा है, तो यहाँ पे भी ये फोर्स देगा और यहाँ पे भी फोर्स देगा आर्टरी में भी, इसलिए हमें वॉल्यूम बाउंडिंग देखने को मिलेगा, बाउंडिंग पल्स। जैसे हम एक मोटर से हमने पानी चलाया तो पाइप, अगर पानी की सप्लाई अच्छी है तो पाइप क्या होगा, हमें अगर वो लूज पाइप है तो हमें वो पाइप बीच बीच में से ऐसा लगेगा कि जैसे फूल सा है, ठीक है, तो वो कंडीशन है इसमें होती है, बाउंडिंग पल्स में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। एबनॉर्मल वॉल्यूम ऑफ पल्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर हैमर पल्स। इसका दूसरा नाम है कोरिगन्स पल्स, या इसको हम कोलेप्सिंग पल्स भी बोलते हैं। वाटर हैमर पल्स, कोरिगन पल्स या कोलेप्सिंग पल्स, तीनों में से किसी भी नाम से इसको पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, जो पल्स, कोलेप्सिंग से नाम से पता चल रहा है कि पल्स सही है, नॉर्मल है, फुल वॉल्यूम की है, बट वो बीच बीच में क्या कर जाती है, कोलेप्स कर जाती है, मतलब रुक जाती है। फुल वॉल्यूम ऑफ पल्स बट सडनली पल्स कोलेप्स, जैसा हमें देखने को मिलता है ऑर्टिक रिगर्जिटेशन, मतलब जो ऑर्टा में से ब्लड आगे जाना चाहिए वो वापस से बीच में क्या हो रहा है, रिगर्जिटेट हो रहा है, वापस से बेक सप्लाई आ रही है, तो उस कंडीशन में हमें वाटर हैमर या कोलेप्सिंग पल्स देखने को मिलती है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है, अचानक से आउटा ने क्या किया, रिगर्जिटेशन कर दिया, अब उसको लगा कि नहीं ज्यादा होगा तो उसने खुद के हिसाब से वापस से फेंक दी, जैसे जीईआरडी होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, है ना, इसी तरह से यहाँ आउटा में आउटिक रिगर्जिटेशन होता है अगर, तो उसमें हमें कोरिएंगर, कोलेप्सिंग या वाटर हैमर पल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, पल्स अल्टरनेट्स। Rhythm is regular, but volume has an alternative strong and weak. पल्स चल रही है, रिदम भी सही है, लेकिन जो वॉल्यूम है बीच बीच में क्या होता है, बाउंडिंग पल्स, नॉर्मल पल्स, ग्रेड 3 पल्स, अलग अलग तरह की पल्स देखने को मिलती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन में, नॉर्मली हमें देखने को, क्योंकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या है कि अलग अलग रिदम हो जाती है ना, तो उसमें पल्स अल्टरनेट देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाईजेमिनल पल्स। बाईजेमिनल पल्स इरेगुलर रिदम है इन which every beat come early, second or premature beat felt weak due to inadequate filling of ventricle। इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते या वेंट्रिकल प्रॉपर फिल नहीं हो पाते, तो क्या होता है, जब वेंट्रिकल प्रॉपर फुल हो गया, फिल हो गया, तो उसने क्या किया, एक अपना कॉन्ट्रेक्शन किया और पल्स निकल गई। अब दूसरी
सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि वेंट्रिकुलर फिल नहीं हुआ, उससे पहले ही उसने अगली पल्स देती। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन में भी आपको ये बाइजेमिनल पल्स भी देखने को मिलती। ठीक, नेक्स्ट वीक वायरी या थ्रेडी पल्स, इसको हम ग्रेड फर्स्ट पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वीक पल्स होती है, ऐसा लगता है जिससे कोई धागा सा है, वायर या थ्रेड है, जब हम आर्टरी को पाल्पेट कर। पल्स कैसे ली जाती है? पाल्पेट करके, ये भी पता चला। नेक्स्ट पैराडॉक्सिकल पल्स, अब ये उससे जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, वीकर पल्स होती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब अस्थमा या पेरिकार्डिटिस की कंडीशन है, ठीक है, तब क्या होता है, इंस्पायरेशन में पल्स कम हो जाती है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो पेशेंट की नीड होती है या जो बॉडी की नीड होती है, वो ऑक्सीजन लेने से ज्यादा CO2 जो रिटेंड है उसको निकालने की है ना। तो इंस्पायरेशन में वो क्या करेंगे कि कम ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो CO2 ज्यादा निकालना है, तो इंस्पायरेशन में तो पल्स होगी वीकर, लेकिन एक्सपायरेशन के दौरान पल्स होगी नॉर्मल, क्योंकि हमें CO2 रिटेंशन को ज्यादा से ज्यादा निकालना है। तो बॉडी किस तरह की पल्स बना लेती है? पैराडॉक्सिकल पल्स। नेक्स्ट, आपने पल्स में रेट, रिदम, ठीक है, वॉल्यूम देखा, उसके अलावा टेंशन भी होती है। टेंशन एक डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कितना आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, वो होती है टेंशन, और इसी के अकॉर्डिंग हम बीपी चेक करते हैं। आगे बात करेंगे। अब देखो पल्स रेट के ये पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। पल्स रेट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है चिल्ड्रन में, है ना, 120 to 160 होती है न्यूबॉर्न में। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, एडल्ट होता है, तो उसकी पल्स 60 to 100 हो जाती है, और एडल्ट में और कम हो जाती है। सेक्स की बात करें तो फीमेल में पल्स रेट मेल से ज्यादा होती है। देखो, जब तक बॉय और गर्ल की बात करेंगे तो बॉय और गर्ल में पल्स रेट लगभग बराबर होती है ना, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तब फीमेल्स में पल्स रेट बढ़ जाती है हार्मोन्स की वजह से। या आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि फीमेल्स में कुछ 50 ग्राम करीब हार्ट का वेट कम होता है, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी कम होता है। तो अब मोटर भी छोटी है और बॉडी स्ट्रक्चर भी, मतलब एरिया ऑफ सप्लाई भी कम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पंप ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो फीमेल्स में ज्यादा होती है, मेल्स में कम होती। फिजिक्स की बात करें तो शॉर्ट पर्सन में ज्यादा होगी, क्योंकि उसका एरिया ऑफ सप्लाई कम है, लेकिन उसकी मोटर उतनी ही बड़ी। ठीक है, तो इसलिए फिजिकली अगर कोई पर्सन स्ट्रॉन्ग है या सॉरी शॉर्ट है, तो उसमें हमें पल्स कम देखने को। एथलीट की बात करें तो उनमें तो सिर्फ 40 to 60 तक ही पल्स हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, ये भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से होता है कि जब एथलीट है, वो मान लो रन कर रहा है, अब उसकी शुरुआत में तो क्या होती है, पल्स रेट बढ़ती है, लेकिन वो बहुत टाइम तक रन करता है, तो जब वो रन करता है तब उसकी जो पल्स रेट होती है वो एक नॉर्मल एडल्ट के बराबर होती है। और जब वो रन नहीं कर रहा होता, एक सुपाइन या सिटिंग पोजीशन में है, तो उसकी पल्स रेट कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत टाइम तक ऐसा करता है, तो उसकी बॉडी उस चीज को एक्वायर कर लेती है। तो इस तरह से पल्स रेट उनमें कम देखने को मिलती है। हीमोरेज की कंडीशन है तो पल्स रेट बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, कहीं कहीं से ब्लड निकल रहा है ना, तो ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए ब्लड प्रेशर तो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ब्लड ही कम है, तो इसलिए क्या करती है, हार्ट क्या करता है, जल्दी जल्दी काम करता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, तो पल्स अपने आप बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग्स की। तो ड्रग्स जैसे एट्रोपिन, एड्रेनलिन, या जो कॉफी पीते हैं, ठीक है, कैफीन ले रहे हैं, तो उनसे क्या होता है, पल्स रेट बढ़ जाती है। मतलब जब जब आप स्टिमुलेंट ले रहे हो, CNS स्टिमुलेंट ले रहे हो, तो वो क्या करेंगे, पल्स रेट को बढ़ाएंगे, और अगर आप सिडेटिव ले रहे हो तो वो पल्स रेट को कम करेंगे। तो ये था आपका पल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर डालता है जब वो गुजरता है एक आर्टरी से, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। BP यानी ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स पे फोर्स पड़ता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80 mm of Hg। ये 120 कौन सा होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर,
और ये 80 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हार्ट का मैक्सिमम प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो हार्ट जब पूरे फोर्स से ब्लड को इजेक्यूएट करता है वेंट्रिकल से, तब जो हमें पल्स फील होती है ज्यादा बाउंडिंग वाली, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड रिलैक्स करता है तो जो आर्टरी है उसकी कितनी टेंशन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर काजिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमें जो प्रेशर देखने को मिलता है उसको हम सिस्टोल की वजह से सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो हमें डायस्टोल के दौरान देखने को मिलता है। जब हार्ट डायस्टोल है मतलब फिल हो रहा है, भर रहा है, तब हमें देखने को मिलता है। मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब इसमें हम क्या प्रेशर, देखो दोनों ही सिस्टोलिक प्रेशर हो या डायस्टोलिक प्रेशर हो, दोनों में हम हार्ट के प्रेशर को मेजर नहीं करते, आर्टरी के प्रेशर को मेजर करते हैं। टाइम किस टाइम करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर सिस्टोल के टाइम करते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर जो मेजर होता है वो डायस्टोल के टाइम पे होता है। लेकिन इसमें डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, डिग्री ऑफ टेंशन आर्टरी की मेजर की जाती है। इसीलिए जो ओल्ड एडल्ट है उनमें बीपी कम होता है, क्योंकि जो उनकी आर्टरी की इलास्टिसिटी है वो कम होती है, एडल्ट में वो नॉर्मल होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एजिंग की वजह से जो आर्टरी की कंप्रेसिबिलिटी कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ता जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वृद्ध लोग होते हैं, जो ओल्डर एडल्ट होते हैं, उनका डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि जो डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, एक आर्टरी के कंप्रेस होने की डिग्री है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो प्रेशर है मिनिमम प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, मिनिमम प्रेशर होता है आर्टरी का। जब हम शुरुआत में ब्लड प्रेशर लेते हैं तो जो सबसे पीक साउंड स्टार्ट होती है, सबसे फर्स्ट जो साउंड स्टार्ट होती है जब आपने किसी पाइप को बंद कर दिया, तो जब सबसे ज्यादा प्रेशर होगा ना, धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो जब सबसे ज्यादा प्रेशर होगा ना, तो जो फर्स्ट साउंड सुनाई देगी उसको फर्स्ट कॉर्कॉफ साउंड बोलते हैं। वो फर्स्ट साउंड डायस्टोलिक प्रेशर को डिनोट करती है, ठीक है। और जो लास्ट साउंड होगी, लास्ट साउंड मतलब कब तक साउंड आ रही है, उस पाइप को आप कब तक कितना ढीला छोड़ोगे तब तक साउंड आएगी। अगर आपने बिल्कुल ढीला छोड़ दिया एक आर्टरी को, जैसे बिल्कुल आपने उसको बिल्कुल पल्स को फील करने के लिए अगर आप बिल्कुल उसको प्रेस ही नहीं कर रहे आर्टरी को, तो आपको पल्स फील नहीं होती। तो कितना ढीला छोड़ दिया मैक्सिमम, तब तक आपको जो पल्स फील होती है, मतलब मिनिमम जो पल्स है वो होती है डायस्टोलिक प्रेशर। मिनिमम पल्स जो प्रेशर होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो ये है। अब पल्स प्रेशर क्या होता है, वही सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का जो डिफरेंस है वो है पल्स प्रेशर, यानी एक आर्टरी कितना प्रेशर मेंटेन कर पा रही, वो है पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक नॉर्मली 120 होता है, डायस्टोलिक नॉर्मली 80 होता है, तो पल्स प्रेशर होता है 40। बहुत सी बार इनका अनुपात तो किसी भी चीज का आपसे पूछा जा सकता है, जैसे टीपीआर रेशो का पूछा जाता है, तो आपको नॉर्मल वैल्यू पता है तो आप अनुपात लगा लोगे कि 40 का भाग दिया तो यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, तो 3:2:1। पहले क्या है बाद में क्या है उस अकॉर्डिंग अनुपात होगा। अगर उसने पल्स प्रेशर सबसे पहले दे रखा है तो 1:3:2 होगा। अगर उसने सिस्टोलिक प्रेशर सबसे पहले दे रखा है, फिर डायस्टोलिक दे रखा है, फिर पल्स प्रेशर दे रखा है, तो 3:2:1 होगा। ये आप ध्यान दें। तो ये था आपका सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। इसको बहुत समझने की जरूरत है, इसमें हम ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब पेशेंट का हार्ट है वो डायस्टोल की कंडीशन में होता वही है, लेकिन वो होता किसकी वजह से वो आपको समझना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीनस प्रेशर की। तो नॉर्मल वीनस प्रेशर हमें देखने को मिलता है 40 से 110, 40 to 110 mm ऑफ वाटर। और इसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो, सॉरी इसकी नहीं, स्फाइगोमैनोमीटर की मैक्सिमम रेंज है 300 mm ऑफ Hg। जो हम ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम होता है स्फाइगोमैनोमीटर। जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो आपको दो चीज की जरूरत होती है, स्फाइगोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप सुनने के। सिस्टोलिक प्रेशर के लिए आप हो सकता है कि आप बिना स्टेथोस्कोप के सुन लोगे, क्योंकि वो वहां पे
टेंशन ही इतनी होती है कि उसके लिए आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं है। लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर को अच्छे से मेजर करने के लिए हमें स्टेथोस्कोप की जरूरत है। तो ब्लड प्रेशर जिससे मेजर किया जाता है उसको हम बीपी इंस्ट्रूमेंट का जो दूसरा नाम है, जो एक्चुअल नाम है, वो है स्फाइगोमेनोमीटर। स्फाइगोमेनोमीटर किसने इन्वेंट किया था? सेम्यूल्स ने। और स्टेथोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? हेनेक ने। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपको उस टाइम पे, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, बीपी रेगुलेशन कहां से होता है? तो बीपी रेगुलेशन कहां से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से। कार्डियक का जो सेंटर है वो क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और बीपी को आप सेंटर तो मेडुला ऑब्लांगेटा है, लेकिन जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट में होते हैं, ओर्टा में होते हैं। वो क्या होते हैं? बेरो रिसेप्टर। बेरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, ये रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या बताते हैं कि कितना प्रेशर है। ये प्रेशर चेक करके मेडुला ऑब्लांगेटा को बताते हैं कि यार प्रेशर बढ़ गया है तो कम कर। तो इस तरह से ये बीपी मेडुला ऑब्लांगेटा से कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ गया है तो मेडुला ऑब्लांगेटा कम करता है। ठीक है, फोर्स कम करता है हार्ट का, तो उससे क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। ऑटो रेगुलेशन ऑफ बीपी, अब ये दो तरह से होता है, एक तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और एक लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन मैंने आपको बताया कि ये जो बेरो रिसेप्टर है वेगस नर्व को बताते हैं। वेगस नर्व जो है ये कार्डियक सिस्टम या जीआई सिस्टम की सब कुछ है। ये क्या करती है? आगे अपने वेगस नर्व आगे स्टिमुलेंट भेजती है और बताती है कि यार यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कम करो। और अगर इसी तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है या बढ़ा हुआ है बहुत टाइम तक, कुछ मिनट्स तक, ये तो कुछ सेकंड्स में ही काम होता है, और यहाँ पे कुछ मिनट से कुछ घंटे लग जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। और ये चलता भी लंबे टाइम तक है, क्योंकि किडनी ही करनी है ना अल्टीमेटली। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और डेफिशिएट को जो मेजर रोल प्ले करती है वो किडनी करती है, क्योंकि अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा है तो किडनी एक्सक्रिएट करेगी, अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है तो एक्सक्रिएशन को कम करेगी। फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं बीपी को? सबसे पहले हम बात करते हैं एज में। तो देखो, बीपी चिल्ड्रन में कम होता है, इलास्टिसिटी ज्यादा है। एडल्ट में थोड़ा ज्यादा होता है मुकाबले ओल्ड एज में बीपी ज्यादा हो। सेक्स मेल में ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। मोटर बड़ी है। बॉडी बिल्ड, अगर अंडरवेट है तो उसमें भी बीपी कम है, और अगर अंडरवेट में बीपी कम है, नॉर्मल में थोड़ा ज्यादा है, और अगर ओवरवेट है मतलब उसकी जो आर्टरी है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं फैट से कंप्रेस्ड है, वो उतने ज्यादा ल्यूमन उसकी जो है उतनी ज्यादा लचीली नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा, वहां पे अगर बॉडी बिल्ड ज्यादा है तो ओवरवेट की कंडीशन में बीपी बढ़ जाता है। तो जो मोटे लोग होते हैं उनके बीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि आप अपनी हेल्थ सही करो, नहीं तो इसकी वजह से बीपी शुगर वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइम की बात करते हैं। मॉर्निंग में बीपी कम होता है, नाइट में बीपी कम होता है। सबसे ज्यादा जो बीपी होता है वो इवनिंग में होता है। टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा जो होता है वो इवनिंग में होता है। एक्सरसाइज और पेन की बात करें तो उस टाइम पे या कुछ भी स्टिमुलेंट है तो उन सब में क्या होता है, बीपी बढ़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, साइज ऑफ बीपी का, ये आपको याद करने पड़ेंगे और इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो नियोनेट में विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, और लेंथ जो होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। देखो क्या होता है कि जो जिस भी पर्सन का हम बीपी चेक कर रहे हैं तो उसकी जो आर्म का सरकमफेरेंस अगर आर्म से कर रहे हैं तो वो बीपी कप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए नियोनेट में वो छोटा है तो विड्थ 3 सेंटीमीटर और लेंथ 6 सेंटीमीटर होती है। इन्फेंट में 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है। एडल्ट की बात करें तो 13 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है। अगर थाई से लेना है एडल्ट का तो 20 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 42 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना। जो बीपी कफ है वो शुड बी 20% लार्जर देन आपके आर्म सरकमफेरेंस।
20% ज्यादा होना चाहिए, या आर्म सर्कमफेरेंस जो है वो 80% होनी चाहिए बीपी कफ से। ऐसे भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। 2/3 एरिया ऑफ आर्म शुड बी कवर्ड बाय बीपी कफ। जो आर्म है उसका लगभग 1/3 हिस्सा ही छूटना चाहिए, बाकी 2/3 हिस्सा है वो बीपी कफ से सराउंडिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो हाँ, नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। बीपी कब लिया जाता है? मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है सुपाइन या सिटिंग पोजीशन, दोनों ही है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो सुपाइन टिक कर दें। ठीक है, दोनों में ही सही बीपी आता है, बट ये प्रायोरिटी बेस वाला हो जाता है तब की बात है। साइट बीपी कफ अप्लाई 2.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी। 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ज्यादातर हम लेफ्ट आर्म प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए। और अगर आपको किसी कंडीशन की वजह से बीपी चेक करना पड़ा तो आपको 5 मिनट अगर रिपीट करना, आपको डाउट हुआ कि यार ये बीपी चेक किया है, हो सकता है गलत है, तो आप 5 मिनट रुक के फिर दोबारा उसको चेक किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें 30 मिनट का गैप दिया जाता है और उससे पहले उसकी पोजीशन भी चेंज करवाई जाती है। आपने बीपी चेक किया, आपको डाउट है तो आपने उसकी पोजीशन चेंज कराई, पोजीशन चेंज कराने के बाद आप 30 मिनट वेट करोगे, फिर दोबारा बीपी चेक करोगे इन प्रेग्नेंट लेडी। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है? ऑर्थोस्टैटिक व्हेन बीपी सडनली डिक्रीज व्हेन पेशेंट इज इन अपराइट पोजीशन या स्टैंडिंग पोस्चर में आ जाता है। अपराइट पोजीशन या स्टैंडिंग पोस्चर बोलते हैं। ठीक है, उस टर्म को हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। बहुत बार पूछा जाता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन और अलग टाइप है। प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब बीपी हुआ है लेकिन कारण नहीं पता किस वजह से हुआ। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी पैथोलॉजी की, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, या किसी मेडिकेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, कुछ मेडिकेशन क्या करती है, बीपी बढ़ाने का काम कर रही है। हार्मोनल थेरेपी किसी पेशेंट को दे रहे हो तो उससे बीपी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मतलब उसके बीपी नॉर्मली नहीं था लेकिन किसी डिजीज कंडीशन, किसी ड्रग कंडीशन की वजह से बीपी हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, अब देखो ये टर्म, आप अगर थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो वो आई लेवल पे होना चाहिए। अगर आप बीपी चेक कर रहे हो मैनोमीटर से तो वो भी आई लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, मैनोमीटर शुड बी प्लेस्ड एट आई लेवल ऑफ हेल्थ वर्कर। इसकी डिस्टेंस भी पूछ ली जाती है कभी, तो 2.5 फीट लगभग डिस्टेंस होनी चाहिए पेशेंट्स और आपके बीच। कफ शुड बी इन्फ्लेटेड मोर देन 40 mm of Hg when brachial pulse is absent। जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं बीपी कफ को। वो कब तक करना है, जब ब्रेकियल पल्स एब्सेंट हो जाए, उससे भी 40 तक ज्यादा, ताकि हमें आपको सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो एग्जैक्ट देखने को मिले। हो सकता है कि जब आपने, क्योंकि जब हम इन्फ्लेट करते हैं तो थोड़ा फास्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आपको जो साउंड सुनाई दी बंद करने, जब बंद हुई उससे जस्ट पहले, वो सिस्टोलिक साउंड नहीं हो, क्योंकि अब उसको हम जब स्लोली स्लोली सुनेंगे, क्योंकि साउंड्स आती है टोटल 5। फर्स्ट हर्ट साउंड जो होती है वो, फर्स्ट कोफ साउंड जो होती है वो होती है सिस्टोलिक साउंड। इसलिए हम इस प्रेशर को 40 mm ऑफ Hg तक ज्यादा लेके जाएंगे और फिर स्लोली स्लोली बीपी कफ को डिफ्लेट करते हैं। रिलीज एयर या डिफ्लेट कफ कैसे, 2 to 3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। इतने स्लोली हम उसको कफ को डिफ्लेट करते हैं, उसको खोलते हैं, प्रेशर को, एयर को निकलने देते हैं। फर्स्ट कोफ साउंड सुनाई देती है सिस्टोलिक बीपी। लास्ट फिफ्थ साउंड है उसको हम मफलिंग साउंड भी बोलते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर में कौन सी साउंड सुनाई देती है, डायस्टोलिक जो आपका बीपी है उसमें तो मफलिंग साउंड सुनाई देती है। फर्स्ट साउंड होती है बहुत हाई पिच साउंड होती है, उसके बाद साउंड कम होने लगती है जब सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में, फिर साउंड थोड़ी और कम होती है, और डायस्टोलिक के टाइम पे वो कम होते होते मिनिमम जो साउंड हो जाती है वो फिफ्थ साउंड होती है। अगर कफ बहुत ज्यादा टाइट है तो जो बीपी की रीडिंग आएगी वो फॉल्स आएगी, और क्या आएगी, लोअर आएगी। अगर
जो कफ है उसको हमने बहुत ज्यादा टाइट बांध दिया, तो जो कंप्रेसिबिलिटी है आर्टरी की वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, है ना, तो मतलब कम हो पाएगी, इसलिए जो आपको एक्चुअल से बीपी कम देखने को मिलता है। और अगर कफ टू लूज है, अगर ढीला है, तो उस कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ज्यादा हो पाएगी आर्टरी की। आर्टरी कहाँ कंप्रेस करेगी, या तो ऊपर या नीचे की तरफ, है ना, तो नीचे की तरफ तो वो जितना कर रही है उतना कर ही रही है ना, लेकिन डिफरेंस कहां से आता है, बीपी कफ को आपने कितना टाइट बांधा, उससे डिफरेंस आता है। तो ये था आपका ब्लड प्रेशर। वाइटल साइंस में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी किस में से कभी किस में से, बहुत ध्यान से देखना है, जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं हम उन पे ज्यादा फोकस कर। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, सांस को लेना इंस्पायरेशन, सांस को छोड़ना एक्सपायरेशन। दो तरह से रेस्पिरेशन होता है, दो फेज है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ब्लड और लंग्स के बीच में होता है, जो हमने लंग्स में ऑक्सीजन गई, अब ये लंग्स में आ गई, ठीक है, अब ये यहां से लेके ब्लड के बीच में जो इनमें गैसेस एक्सचेंज होगा उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। और जो बॉडी सेल्स के अंदर होता है, CO2 को निकालना और ऑक्सीजन को लेना, जो सेल्स रेस्पिरेशन करती है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन जो हमें देखने को या समझ में आता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट। रेस्पिरेटरी सेंटर भी कौन सा है, जो कार्डियक सेंटर है, कौन सा, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 सीसी ऑफ एयर, एयर को हम सीसी में नापते हैं, है ना, तो 500 सीसी एयर टाइडल वॉल्यूम है। मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में एक नॉर्मल एडल्ट की नॉर्मल कंडीशन में जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में वॉल्यूम यूज होती है उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। सेचुरेशन की बात कर लो, 95 to 100% नॉर्मल सेचुरेशन होती है, हालांकि ये 5th वाइटल साइन है हमारा आईसीयू का, ठीक है। नॉर्मल रेट की बात करें तो 12 to 20 बीट पर मिनट होती है, कहीं कहीं 16 to 20 भी दे रखा है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट 12 to 20 बीट पर मिनट है। अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी पड़ेगी आपको रेस्पिरेशन की, तो रेट, रिदम और डेप्थ। इसमें क्या होगा, रेट, रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, ज्यादा है या कम है, रिदम कैसी है, मतलब प्रॉपर रेगुलर इंटरवल है या इरेगुलर इंटरवल है, ठीक है, एपनिया तो नहीं है बीच में। और नेक्स्ट डेप्थ, कितनी गहरी सांस ले रहे हैं, डीप इंस्पायरेशन, डीप एक्सपायरेशन भी हो सकता है जब आप मेडिटेट करते हो, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ेंगे। एबनॉर्मलिटी के, टेकिपनिया, पॉलिपनिया। अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन है तो यूपनिया बोलते हैं, अगर बढ़ गया, टेकी हो गया या पोली हो गया तो उसको हम बोलते हैं, सॉरी ज्यादा हो गया तो उसको हम टेकिपनिया या पोलिपनिया बोलते हैं। मोर देन 24 बीट पर मिनट। ब्रेडिपनिया 10 बीट पर मिनट से कम हो जाना, ठीक है। टू चेक रेस्पिरेशन, प्लेस द पाम ऑन चेस्ट एंड काउंट नंबर ऑफ इंस्पायरेशन। देखो, रेस्पिरेशन नापने के एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप पेशेंट को कुछ नहीं बोल रहे, जब आप पल्स ले रहे हो तब कितने एब्डोमिनल या चेस्ट एक्सपेंशन आपको देखने को मिले उसको आप रेस्पिरेशन काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर मोस्ट एक्यूरेट तरीका देखा जाए या आपसे पूछा जाए तो वो है कि आप चेस्ट के ऊपर पाम रखेंगे और चेक करेंगे कि कितने एक्सपेंशन हुए, तो आप इंस्पायरेशन काउंट कर लेंगे और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपको, जितने इंस्पायरेशन होते हैं उतने ही एक्सपायरेशन होते हैं, तो वो आपको पता चल जाए। प्रेगनेंसी में टाइडल वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट, मतलब टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंटिन्यू ज्यादा होती है, तो टाइडल वॉल्यूम लगभग 650 सीसी तक बढ़ जाता है। यूपनिया मैंने आपको बताया। एपनिया का मतलब है सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग का रुक जाना, ब्रीथ ही नहीं हो पा रहा पेशेंट, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है कि अगर एपनिया की कंडीशन आई पेशेंट में तो आप क्या दोगे,
ऑक्सीजन दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड दोगे, या फलाना ढीकना कार्बन मोनोऑक्साइड दोगे, क्या दोगे? तो आप उस कंडीशन में क्या दोगे? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 क्या करती है? स्टिमुलेंट करती है रेस्पिरेशन को। CO2 होगी तभी जाके एक्सपायरेशन होगा और फिर इंस्पायरेशन चालू। ठीक है। नेक्स्ट, हाइपरनिया या डीप रेस्पिरेशन। हाइपरनिया या डीप रेस्पिरेशन, नाम से पता चल रहा है डेप्थ बढ़ गई है रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसा हम मेडिटेशन में करते हैं। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ है, उसको हम डिस्निया बोलते हैं। अब अलग तरह से टाइप्स की बात करते हैं कि साउंड के अकॉर्डिंग, कि जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो अलग अलग तरह की साउंड्स किसी किसी पेशेंट्स में देखने को मिलती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में नहीं देखने को मिलती। स्टरटोरस रेस्पिरेशन, नोइजी है, ब्रीथिंग, स्नोरिंग साउंड, मतलब जब पेशेंट, स्टरटोरस साउंड क्या है? जब पेशेंट खर्राटे लेता है या कोई व्यक्ति खर्राटे लेता है तो वो भी एक तरह की बीमारी होगी। आर मेड बाई एयर पासिंग थ्रू द सिक्रेशन, जो सिक्रेशंस होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उससे जब एयर पास होती है तब जो साउंड्स आती है, अगर प्रॉपर वो कहीं ना कहीं जो एयर पाथवे है वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा, मतलब कहीं से दबा हुआ है या प्रॉपर एयर एक्सचेंज नहीं हो पा रही, कम जो ल्यूमन है रेस्पिरेटरी पाथवे की वो थोड़ी कम है और वहां पे भी सिक्रेशन ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो साउंड्स देखने को मिलती है, खराटे की आवाज आप सब जानते हो, नॉइजी ब्रीथिंग होती है, स्नोरिंग साउंड होती है, वो देखने को मिलती है। एक्यूट एल्कोहलिज्म की कंडीशन में ये हमें स्टरटोरस साउंड देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्राइडर साउंड, क्रो लाइक साउंड, हार्श वाइब्रेटिंग थ्रिल साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। लेरिंजाइटिस की कंडीशन है तो उसमें हमें देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि आवाज निकाल के क्या बताऊं, जैसे कौवे की सी आवाज आती है। ठीक है, क्रो लाइक साउंड होती है, उसको हम स्ट्राइडर साउंड बोलते हैं। रेल साउंड, या इसको बोल दो आप बुदबुदाहट, हिंदी में बुदबुदाहट। बबलिंग साउंड, कोज्ड बाई म्यूकस इन द एयर पैसेज, वही स्टरटोरस साउंड भी वही हो रही है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग हमें देखने को मिलती है। बहुत माइनर डिफरेंस होता है इन साउंड्स, मीन्स ये आप सिर्फ सुन के या ये बताने से नहीं होगा, बट वो हमारे एग्जाम में थ्योरी आएगी, तो इसलिए आपको ये पढ़ना है, नहीं तो जब तक प्रैक्टिकली आप साउंड्स को सुनते नहीं है तो इसमें बहुत टाइम लगता है समझने में, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो जो बुदबुदाहट वाली साउंड होती है हमें ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां फ्लूइड ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुसामल रेस्पिरेशन। इसका कुसामल रेस्पिरेशन आपको डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में बहुत देखने को मिलता है ना। तो कुसामल रेस्पिरेशन होता क्या है? जब रेट एंड डेप्थ बढ़ती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसको हम बोलते हैं कुसामल्स रेस्पिरेशन। अब अलग अलग क्या क्या कंडीशन होती है कुसामल रेस्पिरेशन की, तो KUSSM, ए में खा गया मेरे पास है, और L। तो K से कीटोएसिडोसिस कहां देखने को मिलता है? डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में। यूरेमिया, रीनल फेलियर की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। सेप्सिस की कंडीशन में कुसामल रेस्पिरेशन होता है, या सेलिसाइलेट ड्रग पॉइजनिंग, यानी एस्पिरिन अगर किसी पेशेंट ने ज्यादा ले ली तो उस कंडीशन में हमें कुसामल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एस्पिरिन कैसे काम करती है? एस्पिरिन काम करती है ब्लड थिनिंग का भी काम करती है, लेकिन अगर इसकी डोज बढ़ा दी जाए तो वही एस्पिरिन डिस्प्रिन बन जाती है और वो पेन रिलीव करती है। यानी अगर पेशेंट के ब्लड थिनिंग करनी है तो हम 75 mg या 50 mg इकोस्प्रिन यूज करते हैं, लेकिन अगर इकोस्प्रिन कोई 300 mg यूज किया जाए तो वो ही क्या करती है? पेन में रिलैक्स देती है। तो अगर डिस्प्रिन आपने ज्यादा यूज कर ली तो उस कंडीशन में जो पॉइजनिंग हो सकती है उसकी वजह से जो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा वो कुसामल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। या मिथेनॉल पॉइजनिंग, या लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड ज्यादा बन गया तो उस कंडीशन में जो आपके पॉइजनिंग होती है वो रेस्पिरेशन होती है, कुसामल रेस्पिरेशन होती है। लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब बॉडी वर्कआउट करती है, जो मसल्स से जो एसिड्स बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। बहुत ज्यादा अगर कोई व्यक्ति दौड़ लिया, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बनने के चांस बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट, चाइने स्ट्रोक रेस्पिरेशन। डेप्थ तो बढ़ती है बट रेट कम हो जाती है, फॉलोड बाय रेगुलर एपनिया। देखो इसका, देखो आप कि ये डेप्थ तो बढ़ रही है लेकिन रेट कम हो रही है और बीच में एपनिया की कंडीशन आ रही है, फिर रेट बढ़ रही है। इस तरह से जो रेस्पिरेशन होगा, आपको ग्राफ भी दिया जा सकता है तो आपको सीधा सीधा समझने की जरूरत है ना। इससे पता चल रहा है कि डेप्थ बढ़ रही है लेकिन रेट कम हो रही है नॉर्मल से, और बीच में एपनिया। इसमें तो सबसे अच्छी बात यह है कि सीजेशन ऑफ, मतलब समझने के लिए कि बीच बीच में एपनिया की कंडीशन आ जाती है, मतलब ग्राफ सीधा हो जाता है, सीजेशन हो जाती है ब्रीथिंग, उसको हम बोलते हैं चाइने स्ट्रोक रेस्पिरेशन। कहां देखने को मिलती है? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, यानी पहले ही ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो बीच में क्या करती है बॉडी, ये सोचती है कि यार थोड़ा पॉज दे देते हैं ताकि ऑक्सीजन कम है। इंटरमिटेंट रेस्पिरेशन भी बोलते हैं इसको, चाइने स्ट्रोक रेस्पिरेशन, क्योंकि नॉर्मली नहीं होता है, रेस्पिरेशन प्रॉपर हो रहा है लेकिन बीच में गैप आ गया तो उसको हम इंटरमिटेंट पल्स बोलेंगे। अगर बीच में रेस्पिरेशन में गैप आ गया तो इंटरमिटेंट रेस्पिरेशन। बायोट्स रेस्पिरेशन, इसका जस्ट अपोजिट, इंक्रीज डेप्थ बट इरेगुलर एपनिया। उसमें क्या होता है? रेगुलर होता है एपनिया, इसमें इरेगुलर एपनिया, उस कंडीशन को हम बायोट रेस्पिरेशन बोलते। ये कब देखने को मिलता है हमें? जब इंजरी हो जाती है रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर में, या वो फेल हो जाता है रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर, तो इस वजह से सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। मतलब जो रेट है, रिदम है और यहाँ तक कि एपनिया है वो भी रेगुलर इंटरवल पे नहीं है, उसको हम बायोट रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड हमें अस्थमा वगैरह पेशेंट में देखने को मिलती है। विस्लिंग साउंड होती है हाई पिच विस्लिंग साउंड, ऐसा लगता है बहुत तेज सीटी से अच्छे से सुनाई देती है विस्लिंग साउंड, है ना। विस्लिंग साउंड ड्यू टू पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में। अस्थमा, सीओपीडी या न्यूमोनिया की कंडीशन में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन होता है, CO2 रिटेंशन हो जाती है इसमें, CO2 निकल नहीं पा रही क्योंकि CO2 का प्रेशर उतना प्रेशर, मतलब वो निकाल ही नहीं पा रहा उसको, CO2 प्रेशर सिर्फ अंदर के अंदर ही रह जाता है क्योंकि वहां पे ब्रोंकियल्स और ब्रोंकियाई में क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया, जो पाथ है, जो पैसेज है वो इंटरप्ट हो। तो उस कंडीशन में हमें जो साउंड सुनाई मिलती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इंटरनल जो ऑर्गन है ब्रोंकियल्स, वो हाई प्रेशर से CO2 को निकालने की ट्राई करते हैं, तो वहां ये जो हमें साउंड सुनाई देती है लंग्स में सुनाई देती है। रोंकाई भी वैसी साउंड है वीज की तरह, बट ये लो पिच होती है, थोड़ी आवाज जो है वो कम होती है। न्यूमोनिया की कंडीशन में, है ना, या शुरू के अस्थमा वगैरह में ये देखने को मिलती है। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, फ्लेल चेस्ट भी बोलते हैं इसको। अगर रिब केस टूट गया तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। रिब केस क्या कर रहा है? इंस्पायरेशन करते टाइम इंस्पायरेशन करेंगे तो क्या होगा? बाहर आएगा, और एक्सपायरेशन की तरफ अंदर जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? उल्टा हो जाता है। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में चेस्ट डिप्रेस होता है इंस्पायरेशन की जब रिब केस फुल बढ़ना चाहिए, मतलब एरिया बढ़ना चाहिए, तब वो बल्कि उल्टा कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। नेजल फ्लेयरिंग साउंड, आपको नाम से पता चल रहा है नेजल, मतलब ये नॉइजी रेस्पिरेशन जो होता है वो कहां पे होता है? नोज में ही होता है, यहाँ एक्सटर्नली आपको सुनाई देता है, जैसे इन्फ्लुएंजा की कंडीशन में होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस भर गया, अगर वो अंदर की तरफ भरा हुआ है तो आपको विस्लिंग, विजिंग या रेल साउंड सुनाई देने को मिलेगा, लेकिन अगर ये बाहर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो आपको नेजल फ्लेयरिंग साउंड सुनाई देगा। नेक्स्ट है साई, यानी गैप ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन कब देखने को मिलता है? स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रेस की कंडीशन, आप बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत ज्यादा दुखी हो, तो उन कंडीशन में इमोशंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपने खुद ने फील किया होगा, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है उसका पैटर्न बिगड़ जाता है, डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। जब कोई एक बच्चा भी रो रहा होता है तो तेज तेज सांस लेते हुए रोता है ना, क्योंकि उसके इमोशंस बढ़ गए, तो उसको हम बोलते हैं साई, गैप ऑफ रेस्पिरेशन। ये था आपका रेस्पिरेशन।
अब नेक्स्ट और लास्ट फिफ्थ वाइटल साइन है, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो फिफ्थ वाइटल साइन न्यूरोलॉजिकल या प्यूपिलरी रिएक्शन होगा और आईसीयू में वो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल फिफ्थ वाइटल साइन की बात करेंगे तो वो है पेन। पेन क्या है? सब्जेक्टिव डाटा है, यहां ये ध्यान देना, बाकी सब ऑब्जेक्टिव डाटा है। अब पेन को अभी नया, इसलिए वाइटल साइन को ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते थे और बोलते हैं, लेकिन अब इसमें एक सब्जेक्टिव डाटा भी ऐड हो गया, पेन। सब्जेक्टिव डाटा इसलिए क्योंकि इसको आप सिर्फ आइडिया लगा सकते हो कि इसके पेन कितना हो, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति में पेन कैपेसिटी, पेन को बियर करने की कैपेसिटी भी अलग अलग हो सकती है, इसलिए एक्चुअल पेन का आप पता नहीं लगा सकते। आपको सब्जेक्ट से ही पूछना पड़ेगा या सब्जेक्ट को देख के ही, पेशेंट को देख के ही आइडिया लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है, टूल्स क्या है? पेन को नापोगे कैसे? विजुअल एनालॉग स्केल, आपने देखा, आपने आइडिया लगाया, ठीक है, उससे आपको पता लगा कि, और ये किस में कर सकते हैं हम? कॉन्शियस एडल्ट पेशेंट में कर सकते हैं, उससे पूछ के कि भाई तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, वो किस तरह के एक्सप्रेशन दे रहा है, उससे आपको आइडिया लगता है। नेक्स्ट, वोंग बेकर स्केल, फेशियल स्केल, सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसमें तो क्या है, आपने देखा, दोनों में ही विजुअली देखा आपने, लेकिन इसमें हम सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से आइडिया लगाते हैं कि उसका कितना पेन होगा। जितना ज्यादा पेन होगा उतने ही बुरे फेशियल एक्सप्रेशन होगा, और उससे आप आइडिया लगाओगे कि उसके पेन कितना है। तो उस स्केल को हम बोलते हैं वोंग बेकर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर पेन असेसमेंट, यूनिवर्सल पेन असेसमेंट स्केल जो है वो वोंग बेकर स्केल। नेक्स्ट एक और है, वो है पेन रेटिंग स्केल। ये 0 से 10 का स्केल होता है। इसमें आप पेशेंट से पूछते हो कितना दर्द हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आप, या बहुत सारी चीजें होती है स्केल्स में, और उस अकॉर्डिंग नंबर दिए जाते हैं पेशेंट्स को, और फिर डिसाइड किया जाता है कि इसके कितना पेन। अब पेन की बात करें तो आप मैनेजमेंट क्या करोगे? अगर हल्का पेन है तो एसिटामिनोफेन दोगे, ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेमेडोल दे सकते हैं, वोवरान दे सकते हैं, जिस अकॉर्डिंग पेन है ब्रूफेन दे सकते हैं। ये तो हुए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपसे पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डाइवर्जन थेरेपी, यानी पेशेंट को डाइवर्ट करते हैं। अगर बात करें बच्चों की, तो अगर बच्चा गिर गया, लग गया, तो तुरंत उसको हम क्या देते हैं? मोबाइल दे देते हैं, कार्टून चला देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया था, देखते हैं। डाइवर्जन थेरेपी की बात करते हैं। अगर एडल्ट में बात करें तो म्यूजिक को डाइवर्जन थेरेपी में अभी मतलब लास्ट में जोड़ा गया है, तो ये भी पूछा जाता है कि लेटेस्ट डाइवर्जन थेरेपी क्या है? म्यूजिक है। कार्टून मूवी बच्चों में काम में ली जाती है डाइवर्जन थेरेपी में, बड़ों में लोगे तो वो गुस्सा करें। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, अगर पोजीशन चेंज करने से रिलीफ मिल रहा है तो पोजीशनिंग करेंगे, या अगर कोल्ड या हॉट कंप्रेस से पेशेंट को पेन में रिलीफ मिल रहा है तो वो करें। ठीक। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, टेम्परेचर, वेट, लेंथ, हेड सर्कम्फेरेंस, चेस्ट सर्कम्फेरेंस, ये सीक्वेंस है नियोनेट, इन्फेंट या एक न्यूबॉर्न का वाइटल असेसमेंट करने का। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बच्चे में रेस्पिरेशन चेक करते हैं। जैसा ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि रो रहा है या नहीं रो रहा, रेस्पिरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आज वाइटल साइन कंप्लीट हो गया। थैंक यू। थैंक यू।